का नमस्कार। आज हम खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो खनिज क्या है? तो खनिज और ऊर्जा तो दोनों मिला के होता है। तो खनिज भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं जिसमें कठोर हीरा व नरम चूना तक सम्मिलित हैं। खनिज इतने विविध क्यों हैं? तो ये बात है। तो खनिजों का वर्गीकरण। तो अभी अपन ने खनिज की परिभाषा देखी। अब वर्गीकरण। तो खनिज 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धात्विक, नंबर 2 अधात्विक, नंबर 3 होता है आपका ऊर्जा खनिज। तो धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा, ये 3 प्रकार के होते हैं। धात्विक 3 प्रकार के होते हैं, जैसे लौह, अलोह, बहुमूल। लौह, अलोह और बहुमूल। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि लौह खनिज क्या है। तो लौह खनिज मतलब जैसे लोहे का अंश हो, जैसे लोहे, अयस्क, मैग्नीज, निकल व कोबाल्ट, ये सब काय में आएंगे? लौह खनिज में। लौह खनिज में क्या क्या आएगा? जिसमें लोहे का अंश हो। तो लोहे का अंश कहाँ होता है? जैसे अपन एक चुम्बक लेते हैं और चुम्बक अगर चिपक जाए तो उसमें लोहे का अंश हो, ठीक है। तो इसमें लोहा, अयस्क, मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट आता है। फिर है अलोह। अलोह क्या है? अलोह में जैसे तांबा, सीसा, जस्ता व बॉक्साइट, ये सब काय में आते हैं? अलोह में। तांबा, सीसा, जस्ता व बॉक्साइट। फिर है बहुमूल। बहुमूल जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनियम आदि, ये क्या है? ये है बहुमूल। इसके बाद देखते हैं अपन अधात्विक। अधात्विक में आते हैं, जैसे अधात्विक में कौन कौन आते हैं? ये देखो, ये यहाँ जैसे अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूनास्म, चूना, पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर। तो ये सब क्या है? ये अधात्विक खनिज हैं। इसके बाद आता है ऊर्जा खनिज। तो ऊर्जा खनिज में क्या क्या आता है? तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो ऊर्जा खनिज में आता है कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। तो क्या क्या आता है? कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, ये क्या में आते हैं? ये ऊर्जा खनिज में के अंतर्गत आते हैं। खनिज कहाँ पाए जाते हैं? तो खनिज जैसे आग्नेय का के रूप में आप देख रहे हैं। का में क्या है? ये है, देखो यहाँ से आग्नेय तथा कार्यांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व विद्रोह में मिलते हैं। तो दरारें हैं, जैसे आपने देखी होगी, जमीन में पड़ जाती हैं। छोटे जमाव सिराओं के रूप में और बृहद जमाव परतों के रूप में पाए जाते हैं। इसका अधिक निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल व गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। तो ये क्या होता है? जब दरारों में पाए जाते हैं तो ये लावा के रूप में पाए जाते हैं। लावा मतलब गीले भाग के रूप में। जैसे ही ये दरारों से ऊपर आते हैं, ऊपर आने पर ये जम जाते हैं। तो ऊपर जमने के कारण ये ठंडे होते हैं। इसमें धात्विक खनिज क्या है? जस्ता है, तांबा है, जिंक है, सीसा है आदि, ये सारे खनिज काय में आएंगे? आपके आग्नेय और कार्यांतरित चट्टानों में। तो ये आएंगे अनेक संस्तरों में पाए जाते हैं। तो अनेक अपसादी चट्टानों के अनेक खनिज संस्तरों मतलब दरारें या परतों में पाए जाते हैं। परतों मतलब जैसे ऊपर एक परत हो गई, एक नीचे एक परत हो गई। तो यहाँ अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इनमें मुख्य रूप से आता है जैसे कोयला है, लोहे है, ये सारे इसमें। इसके अलावा गाँव है खनिजों के निर्माण में एक विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन है। तो धरातलीय चट्टानें जो थीं उनका अपघटन है। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपर्दन के पश्चात अयस्क वाली अपशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार होता है। तो इस प्रकार बॉक्साइट का। इसके बाद है पहाड़ियों के आधार पर घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी खनिज पाए जाते हैं और ये निक्षेप प्लेसा निरपेक्ष के नाम से जाने जाते हैं। इनमें प्रायः ऐसे खनिज होते हैं जो जल
द्वारा घर्षित नहीं होते। इन खनिजों में सोना, चांदी, टिन व प्लेटिनियम आता है। तो इसके बाद आता है आपका महासागरीय जल। तो महासागरीय जल में विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इसमें से अधिकांश के व्यापक रूप से विस्तारित होने के कारण इसकी आर्थिक सार्थकता कम है। फिर भी सामान्य नमक, मैग्नीशियम तथा ब्रोमाइन ज़्यादातर समुद्री जल में प्रहित होते हैं। महासागरीय तली में भी मैग्नीज ग्रंथिकाओं में धनी है। तो फिर अब हम भारत के बारे में चर्चा करेंगे कि भारत में मुख्य रूप से कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो सबसे पहले लौह खनिज। तो लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। ये धातु शोधन उद्योगों के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत अपनी घरेलू मांग पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों का निर्यात करता है। तो लोहा को भारत बड़ी मात्रा में इसका निर्यात भी करता है। तो भारत अपने यहाँ बहुत मात्रा में होता है। अब लोहा कहाँ कहाँ कितनी मात्रा में पाया जाता है, इसके लिए थोड़ा अपन विस्तार से चर्चा करते हैं। तो ये क्या देख रहे होंगे, इसको देखो। इसमें सबसे ज़्यादा लोहा कहाँ पाया जाता है, तो 52% उड़ीसा में पाया जाता है। ये हिस्सा देख रहे होंगे आप, ये 52% उड़ीसा में, 16% छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में 14, झारखंड में 11 और 7% अन्य जगह पाया जाता है। तो भारत में ये पहले नंबर पर कौन सा है, उड़ीसा। सबसे ज़्यादा लोहा खनिज कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा में। इसके बाद आता है छत्तीसगढ़ में कितना पाया जाता है, 16%, कर्नाटक में 14%, झारखंड में 11% और अन्य जगह पर 7% खनिज पाए जाते हैं। तो ये होता है कि कुछ मुख्य पेटियों की चर्चा करते हैं। पेटियाँ मतलब खदानें। तो भारत मुख्य रूप से लोहे का विशाखापट्टनम से जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात करता है और चीन को भी निर्यात करता है भारत। तो भारत लोहे खनिज का एक बड़ा निर्यातक देश है। तो भारत में सबसे पहले है बल्लारी, चित्रकूट। तो बल्लारी, चित्रकूट, चिकमंगलूर, तुमकुरपेटी। तो बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुरपेटी। तो कर्नाटक की इस पेटी में लोह अयस्क बृहत राशि संचित है। कर्नाटक के पश्चिमी घाट के अव्यवस्थित केंद्रमुख की खानें 100% निर्यात इकाई है। केंद्रमुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में एक माने जाते हैं। लोह अयस्क करदम के रूप में पाइपलाइन द्वारा मंगलुरु के निकट एक पत्तन से भेजा जाता है। तो ये आता है सबसे पहले कर्नाटक पेटी। तो कर्नाटक के बाद है गोवा। गोवा में भी ये विभिन्न प्रकार के पाया जाता है। अब आता है आपका मैग्नीज के बारे में चर्चा करते हैं। तो मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने के लिए लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं व पेंट बनाने में किया जाता है। तो जैसे मैग्नीज है, तो मैग्नीज को 1 टन अगर आपको लोहा गलाना है, 1 टन लोहे का इस्पात बनाना है, तो उसमें आपको लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। तो इसका उपयोग काय में होता है, ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं और पेंट बनाने में किया जाता है। ये मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो देखो आपने इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करते हैं। तो मैग्नीज सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कितना पाया जाता है, 27%। इसके बाद आता है महाराष्ट्र में 25%। तो देखो ये मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र के बाद तीसरा नंबर उड़ीसा में भी 25% पाया जाता है। कर्नाटक में 11, आंध्र प्रदेश में 10 और अन्य राज्यों में 2% मैग्नीज पाया जाता है। तो ये हो गया मैग्नीज, ठीक है। अब इसके बाद मानचित्र में आप देख सकते हैं कि ये देखो पहले नंबर तो ये अभ्रक है। अभ्रक आपका राजस्थान में अजमेर में और बेबर में पाया जाता है। इसके अलावा आपका ये बॉक्साइट है, कटनी, अमरकंटक और ये है मैकाल, ठीक है। और अभ्रक आपका गया, हजारीबाग,
ये आप नक्शे के थ्रू देख सकते हैं। तो ये सारे अभ्रक के क्षेत्र हैं। इस तरह से आपका पूरे भारत में पाया जाता है। तो इसके बारे में देखा। अब देखते हैं अलौह खनिज। तो अलौह खनिज कहाँ पाए जाते हैं? भारत में अलौह खनिजों की संचित राशि का उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है। यद्यपि ये खनिज जितने तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना आते हैं, धातु शोधन, इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए हम तांबा बॉक्साइट के वितरण को समझें। तो तांबा भारत में देखो, तांबा भारत में तो बिजली के तांबा का उपयोग कहाँ होता है? तो तांबा ताप का सुचालक होने के कारण तांबा का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने में किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक व रसायन उद्योगों में किया जाता है। तो यह कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश, देखो आपने देखा होगा, ये देखो यहाँ से मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश की लगभग 52% तांबा का उत्पादन करती हैं। तो कहाँ? मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें 52%। झारखंड की सिंहभूमि जिले भी तांबे का मुख्य उत्पादक है। राजस्थान की खेतड़ी खदानें भी तांबे के लिए प्रसिद्ध थीं। तो ये होता है आपका तांबा। इसके बाद आता है आपका बॉक्साइट। तो यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्यूमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्यूमिनियम किले जैसा दिखने वाला पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्यूमिनियम सिलिकेट टोंक से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होता है। एल्यूमिनियम की एक महत्वपूर्ण धातु है और क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ अत्यधिक हल्का एवं सुचालक भी होता है, इसमें अत्यधिक धार पाई जाती है। तो भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो जैसे भारत में बॉक्साइट की निरपेक्ष मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियाँ और बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेश में पाया जाता है। तो अब भारत में मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो उड़ीसा में 49% बॉक्साइट पाया जाता है। तो बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में। उड़ीसा में कितना पाया जाता है? 49%। इसके बाद गुजरात में 24%। इसके बाद झारखंड में 9%, छत्तीसगढ़ में 8%, महाराष्ट्र में 8% और अन्य राज्यों में 2% बॉक्साइट पाया जाता है। तो बॉक्साइट उत्पादन में आपने देखा कि सबसे ज़्यादा कहाँ पाया गया? उड़ीसा। उड़ीसा में कितना? 49%। फिर गुजरात में 24%, झारखंड में 9%, छत्तीसगढ़ में 8%, महाराष्ट्र में 8% और अन्य राज्यों में 2% बॉक्साइट पाया जाता है। आते हैं चट्टानी खनिज यानी चूना पत्थर। तो चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट के बनी चट्टानों में पाया जाता है। यह अधिकांशतः आबशादी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है। लोहे प्रगलन की भट्टियों के लिए अनिवार्य है। तो आपको थोड़ा इसके बारे में बताते हैं, चूना पत्थर कहाँ कितनी मात्रा में पाया जाता है। तो देखो आपने ये देखा होगा, सबसे ज़्यादा चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। राजस्थान में कितना चूना पत्थर पाया जाता है? 21%। फिर इसके बाद सबसे ज़्यादा 21% यहाँ। इसके बाद मध्य प्रदेश में भी 11, आंध्र प्रदेश में भी 11, छत्तीसगढ़ में 10%, कर्नाटक में 10%, गुजरात में 8%, तमिलनाडु में 8%, तेलंगाना में 8% और अन्य राज्यों में 13% पाया जाता है। तो चूना पत्थर सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। कितना? 21%। इसके बाद मध्य प्रदेश में कितना? 11%, आंध्र प्रदेश में 11%, छत्तीसगढ़ में 10%, कर्नाटक में 10%, गुजरात में 8%, तमिलनाडु में 8%, तेलंगाना में 8% और अन्य राज्यों में 13%। तो खनन में जोखिम। तो जोखिम क्या है? देखो, एक खदान है मान लो, आपको पता है कि प्रकृति की संरचना में जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं तापमान बढ़ता चला जाता है। तापमान जैसे ही बढ़ता जाता है तो यहाँ तापमान ज़्यादा हो जाता है। तापमान ज़्यादा होने के कारण यहाँ व्यक्ति ख़त्म भी हो सकता है, मतलब मर सकता है। तो इस हिसाब से इसमें खूब सारे जोखिम होते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है, जैसे एक खदान है, तो एक खदान है, इसमें ये हिस्सा है, ये पटकर यहाँ गिर सकता है, ये यहाँ गिर सकता है।
गिरने से भी मजदूर दब जाते हैं, इसलिए खनिज निकालने में बहुत सारा जोखिम है। तो अब आप इसके बारे में जान चुके होंगे। अब और जोखिम में क्या आता है, तो जैसे एक खदान यहाँ चल रही है, यहाँ एक खदान है, तो इसमें जब खनिजों का खनन होगा तो यहाँ से धूल मिट्टी उड़ेगी। धूल मिट्टी उड़ने के साथ ये वायुमंडल में नुकसान पहुंचाती है। ये अपना वायुमंडल है, इसको नुकसान पहुंचाती है और इसकी डस्ट व्यक्ति के नाक द्वारा अंदर चली जाती है, मुंह द्वारा, तो ये शरीर के फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचाती है। तो ये होता है आपका। अब आता है आपका ऊर्जा संसाधन। तो ऊर्जा संसाधन क्या है? आज ऊर्जा का उपयोग सबसे ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। तो ऊर्जा सबसे ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। अब ऊर्जा के दो प्रकार के स्रोत हैं, एक तो परंपरागत हैं, एक नवीनीकृत हैं। तो परंपरागत स्रोत कौन कौन है? जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, यूरेनियम है, विद्युत की क्रिया, तो ये सारे पुराने हैं। अब क्या होता है, देखो थोड़ा अपन पेट्रोलियम पदार्थ के बारे में तो ऊर्जा संसाधन में इनका विभिन्न प्रकार से उपयोग हो रहा है। अब आप जैसे ऊर्जा की ज़रूरत हर व्यक्ति को होती है, ऊर्जा के बिना व्यक्ति कहीं का नहीं रहता, तो ऊर्जा ज़रूरी है। तो ऊर्जा कैसे, देखो ऊर्जा को से ही आज आप वाहन चलाते हैं, तो वाहनों में पेट्रोल क्या है, पेट्रोल डालना क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि उसे ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से आपको ऊर्जा की आज बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है। अब ऊर्जा के स्रोत हैं परंपरागत स्रोत। अब देखो ऊर्जा के दो प्रकार के स्रोत हैं, एक परंपरागत हैं, एक अपरंपरागत हैं। परंपरागत वे स्रोत हैं जो भविष्य में ख़त्म हो जाएंगे। तो परंपरागत स्रोत ऊर्जा के कौन कौन से हैं? ऊर्जा के स्रोत मुख्य रूप से दो प्रकार से है। एक तो है परंपरागत। तो देखो सबसे पहले ऊर्जा के स्रोत तो ये दो प्रकार से हैं। एक है परंपरागत और एक है गैर परंपरागत। ठीक है, तो परंपरागत और गैर परंपरागत दो प्रकार के स्रोत हैं। तो इस तरह से तो परंपरागत स्रोत क्या कहलाते हैं? जैसे कोयला, ये आएगा आपका परंपरागत में। पेट्रोलियम, तो ये तो हो गया परंपरागत। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, ये तो आ गए आपके परंपरागत। इसके बाद है गैर परंपरागत। तो गैर परंपरागत के अंतर्गत क्या क्या आएगा? तो गैर परंपरागत के अंतर्गत सर्वप्रथम आएगा जैसे सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, तो ये सारे काय के अंतर्गत आएंगे, आपके उसके अंतर्गत आ जाएंगे। अब सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनका क्षेत्र उज्ज्वल है। अब जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है, इसका कारण क्या है? तो जैसे ये आपकी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री अक्षांश है, तो इसके यहाँ सूर्य सीधा चमकता है इतने क्षेत्र में, इस क्षेत्र में। तो यहाँ क्या है, यहाँ जब सूर्य सीधा चमकता है और जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ आप जाते हैं, ये ध्रुवों की तरफ, तो ये सूर्य धीरे धीरे सीधा चमकना बंद हो जाता है। तो जब यहाँ ये सीधा चमकता है तो भारत आपका इसी उत्तरी अक्षांश में स्थित है। तो उत्तरी अक्षांश में जब भारत स्थित है तो यहाँ भी सूर्य सीधा चमकता है। जब वर्ष भर यहाँ सूर्य सीधा चमकता है तो भारत में सूर्य ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है। अब आता है आपको, आप मैप के थ्रू हम बताते हैं कि तो ये है, देखो ये भारत के मैप के थ्रू आप देखते हैं ऊर्जा के संयंत्र।
तो देखो जम्मू कश्मीर में कोई भी नहीं है, यहाँ तो कुछ है नहीं जम्मू कश्मीर में। इसके बाद आप नीचे आते हैं तो देखते हैं दिल्ली, फरीदाबाद। तो आप सबसे पहले यहाँ देखो, तो जो आणविक है वो आपको ये लाल त्रिकोण दिख रहा है, इसको ध्यान से देखिए। तो जो ये लाल त्रिकोण वाला है ये आणविक है और ये काला वाला तापीय है। तो अब अपन इसको देखते हैं। तो देखो ये दिल्ली है, फरीदाबाद है, आपने यहाँ देखा था कि ये क्या है। सबसे पहले तापीय, तापीय में देखो दिल्ली है, फरीदाबाद है, हरदुआ है, पनकी है, पारीछा है। पारीछा तो ये आपके ललितपुर के पास है, झांसी के पास, ठीक है। सिंगरौली है, रेहिंद है, अमरकंटक है, कोरबा है, सतपुड़ा है, कोरलकी है, गांधी। ये विभिन्न प्रकार के हैं, इसको आप मैप में देख सकते हैं, ये विभिन्न प्रकार के हैं। इसके अलावा आपका ननौरा, रावतभाटा, उकई, तारापुर, केगा, कलपक्कम, ठीक है, ननौरा, ये सब क्या है, ये आणविक है। तो अब आप इसके बारे में थोड़ा सा, तो ये कैसे बनाए जाते हैं गैर परंपरागत स्रोत। सबसे पहले तापीय ऊर्जा के बारे में बताते हैं। तो तापीय ऊर्जा, तो यहाँ एक बांध बना दिया जाता है, बांध बनाने के बाद यहाँ एक मोटर लगा दी जाती है। तो जब पानी इस बांध का पानी इस मोटर पर गिरता है, तो इस बांध का पानी, थोड़ा कलर चेंज करें, इस बांध का पानी जब इस मोटर पर गिरता है तो ये मोटर घूमना शुरू हो जाती है, ये मोटर घूमने लगती है। जैसे ये मोटर घूमने लगती है, तो जैसे ही मोटर घूमने लगती है तो यहाँ से इसमें से आर्मेचर को घुमाया जाता है। जैसे ही आर्मेचर घूमने लगता है तो उससे ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है और बिजली अपन को प्राप्त हो जाती है। तो आज अपन ने ये अध्याय पूरा किया, और आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।